अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, खबरों और अपडेट्स का सिलसिला बड़ी तेज़ी से जारी है क्योंकि अब इलेक्शन में चंद ही दिन बाकी रह गए हैं और अब हर तरफ से भरपूर जोर लगाया जा रहा है। चंद दिन बाकी हैं और हर कोई कोशिश कर रहा है कि अपनी जो आखिरी आखिरी कोशिश है वोटर को मनाने की वो भी कर ली जाए और जिन्होंने इलेक्शन मैनेज करना है वो भी अपनी आखिरी आखिरी कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह इलेक्शन को बचा लिया जाए। तो ये गेम किस तरफ जाएगी, इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन इससे पहले आज बहुत सी अहम अपडेट्स हैं जिसके साथ मैं आपके सामने ये व्लॉग लेकर हाजिर हूँ। एक तो जनाब एक केस का फैसला, इद्दत का निकाह केस का जो मामला था वो आना था, वो नहीं आ सका और अब उसको हफ्ते की दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। आप में से शायद चंद लोग जब ये व्लॉग देख रहे हो तो ये फैसला आ भी चुका हो, लेकिन अभी इसमें वक्त बाकी है और अगले दिन पे बात चली गई है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर 14 घंटे की ये समाअत हुई है। इस समाअत में क्या कुछ हुआ थोड़ी अपडेट्स आपको दूंगी मैं। इसके साथ साथ जनाब बात करेंगे कि आजकल नून लीग की जो कैंपेन है वो भी बड़ी ज़ोरों शोर से जारी है और मियाँ साहब क्या कैंपेन में लेकर जा रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से भी कुछ अहम अपडेट्स आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। इसके साथ साथ जनाब एक ख़बर आपको देंगे कि जो हमारे माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म के निगरान वज़ीर इत्तलात हैं जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त किस्म की खिदमात फ़राहम की हैं, तो उनकी खिदमात के एवज़ उन्होंने ख़ुद को ही इनाम भी दे दिया है। तो वो इनाम क्या है ये भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए जी, सबसे पहले ज़रा इद्दत के निकाह केस की बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर इद्दत का निकाह का जो मामला है ये इस कदर इम्पॉर्टेंट है, इस कदर इम्पॉर्टेंट है, इस कदर इम्पॉर्टेंट है कि तमाम जो रियासत है उसको सबसे ज़्यादा बस इस बात की फ़िक्र है कि इमरान खान और बुशरा का निकाह ठीक तौर पे हुआ है या नहीं हुआ, गैर शरई तो नहीं कहीं। और इन दोनों को ये निकाह का फ़ैसला इतना ज़रूरी है फ़ौरन आना कि उसके लिए दिन रात समातें हो रही हैं। जेल के अंदर बेचारे जज, वकील, मीडिया के लोग जिस तरह से यरगमाल बने हुए हैं, आप यकीन करें अब तो मुझे तरस आ रहा है इन लोगों के ऊपर। और यानी आप सोच सकते हैं कोई भी जी शऊर ये सोच सकता है कि ये एक नॉर्मल केस है जिसको एक नॉर्मल अंदाज से चलाया जा रहा है। यानी कोई अंधा भी देख सकता है कि किस तरह ये केसेस चले हैं और इसका क्या मकसद है। क्या इसमें आइन और कानून का कोई दूर दूर तक लेना देना भी है? क्या वाकई ये जेन्युइन केसेस होने का एक एक नुक्ता भी कोई पूरा करते हैं ये केसेस जो इस वक्त चल रहे हैं खान साहब पर? मैं तो अभी मेरिट्स के ऊपर बात ना भी करूँ ना, तो जिस अंदाज से ये केसेस चलते हैं ये खुद चीख चीख कर गवाही देते हैं कि हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है, हमें तो सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये केसेस का ये जो है सारा लुब्बे लुबाब है। इद्दत के निकाह केस की जो समाअत है वो कुदरतुल्ला जो जज साहब हैं वो अडयाला जेल में कर रहे थे और 14 घंटे उन्होंने समाअत किए। यानी कि मतलब दुनिया में कोई इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं है कि सारे काम छोड़कर जज साहब भी वहाँ अडयाला जेल में आके बैठे हैं ये तय करने के लिए कि इमरान खान और बुशरा का निकाह ठीक हुआ है या नहीं हुआ। ये सूरत हाल है। इससे ज़्यादा घटिया और गलीज़ जो चीज़ें कभी डिस्कस नहीं हो सकती थी वो चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं इन तमाम केसेस के एवज़। आज जो 14 घंटे की समाअत हुई है उसमें बुशरा बीबी साहिबा का जो स्टेटमेंट है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उसमें उन्होंने एक तो इस बात की भी तरदीद की है कि उनकी जो तलाक हुई थी ख़ावर मानिका से वो 16 नवंबर को हुई थी और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात की भी तरदीद की है कि जो मुफ्ती सईद का दावा था कि फरवरी में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का एक दोबारा निकाह पढ़ाया गया था। आपको याद होगा मुफ्ती सईद साहब ने शाहजेब खानज़ादा साहब के या शायद सलीम साफ़ी साहब के सलीम साफ़ी मेरा ख्याल है उनके शो पर ये दावा किया था कि पहला निकाह इद्दत के दौरान ही पढ़ा दिया गया था और उसके बाद जब बाद में ये डिस्कस हुआ कि जनाब ये तो निकाह सही नहीं होगा, ये बातिल निकाह होगा, तो फिर इस निकाह फैसला ये हुआ कि इस निकाह को फिर सही कर लिया जाए और एक दोबारा निकाह फिर फरवरी में पढ़ाया गया। तो ये मुफ्ती सईद साहब ने टीवी पे स्टेटमेंट दिया था। लेकिन बुशरा बीबी साहिबा ने
इस स्टेटमेंट के बरक्स ये बताया है कि उनका कोई दूसरा निकाह नहीं हुआ, खान साहब से उनका एक ही निकाह हुआ है और जनवरी में, जिसको अनाउंस भी बाद में किया गया था। और फिर उसके साथ ये भी उन्होंने बताया कि तलाक का भी जो टाइम बताया जा रहा है नवंबर का, तो उससे पहले तलाक हो चुकी थी। तो बुशरा बीबी साहिबा का ये जो बयान है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस केस से। दूसरा, बाकी जो कल की मैंने कार्रवाई आपको बता दी थी कि दोनों ने किसी भी तरह के ताल्लुकात के हवाले से कतन तरदीद भी की और साथ ही कहा कि हम हल्फन बयान देने के लिए भी राज़ी हैं। अगर आप हमसे बयान कुरान पर भी हलफ लेकर ले लें तो हम बताने के लिए तैयार हैं कि हमारे कोई ताल्लुकात नहीं थे। आज के रोज़ जो मुख्तलिफ गवाहान थे उन्होंने भी अपने बयान रिकॉर्ड करा लिए, लेकिन आज एक दफ़ा फिर से ये देखा गया कि जो हक़ के दिफा था वो ख़त्म कर दिया गया जज साहब की तरफ से और कुछ अहम गवाहों पर जिरा करने की भी इजाज़त नहीं दी गई। तो अगेन ये वही मामला किया गया जो हमने देखा था कि जज दिलावर ने किया था तोशा खाना वाले केस में, उसके बाद जज बशीर साहब ने भी किया और अब यही। और पहला जो फैसला मुअत्तल हुआ पड़ा है तोशा खाना वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो भी इस बुनियाद पर हुआ था कि यानी सही तौर पर ये केस चला ही नहीं था प्रोसीडिंग्स, और यही बार बार मिस्टेक्स जो हैं बाकी दोनों केसेस में भी की गई हैं। तो ये अब जो है सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है कि किस तरह एक केस को लड़ने ही नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन भी नहीं लड़ने दिया जा रहा, इसी तरह इमरान खान साहब को केसेस भी नहीं लड़ने दिए जा रहे, उनको मैदान में उतरने ही नहीं दिया जाता जब वो कैंपेन के लिए जाना चाहते हैं। इसी तरह उनके वकीलों को भी मैदान में उतरने ही नहीं दिया जाता, सबको बुत बनाकर शो पीस बनाकर सिर्फ सुनने के लिए बिठाया हुआ है और उधर की सारी बात प्रोसिक्यूटर की सुनाई जाती है, उधर के गवाह पेश किए जाते हैं। आज जब सलमान अकरम राजा साहब ने और उनके जो बुशरा बीबी साहिबा के वकील हैं उन्होंने भी इजाज़त चाहिए कि वो अपने गवाह पेश कर सकें और बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली से वो किसी गवाह को पेश करना चाहते थे, तो जज साहब ने उसका भी मना कर दिया और उन्हें ये हक नहीं दिया। और ऐसा ही मामला तोशा खाना में भी हुआ था कि इमरान खान साहब कहते थे कि वो अपने गवाह पेश करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं दी गई थी जज साहब की तरफ से। तो यही अब इसमें भी भोंडा तरीका जो है वो जारी और सारी है। बहरहाल आज के दिन ये समाअत मुकम्मल हो चुकी है और अब कल 1 बजे तक इसका जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया है। तो अडयाला से आपको 1 बजे ये खबर आ जाएगी। अब अडयाला से मेरा ख्याल पता नहीं आएगी, हाँ शायद अडयाला से ही आएगी क्योंकि मुल्ज़मान वहाँ पे मौजूद होंगे तो उनके सामने ही फैसला सुनाया जाएगा। तो ये जनाब अब 1 बजे तक आपको पता चल जाएगा कि क्या फ़ैसला है, लेकिन सबको ही मालूम है ऑलमोस्ट कि क्या फ़ैसला है। सारे फ़ैसले उनके खिलाफ ही आ रहे हैं, तो ये भी उनके खिलाफ ही आ जाएगा। आज के केस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और हमारे एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं आज़म खान साहब, उनका एक ट्वीट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी है और कुछ किसी को याद दिलाने की कोशिश की है। वो लिखते हैं कि याद रखिए, इस मुकदमे में अल्लाह का दीन और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, इस्लाम के उसूल भी बहैसियत फ़रीक़ शामिल होंगे। किसी भी फ़रीक़ से नाइंसाफ़ी क़तन बर्दाश्त नहीं करता खुदा, और अगर आप जानबूझकर उसकी हदों से छेड़खानी का बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर इसके नामों में एक नाम अल-मुंतक़िम भी है, यानी बदला लेने वाला, और उससे बेहतर बदला लेने वाला कोई नहीं। तो बड़ा अच्छे अल्फाज में उन्होंने याद दिलाया है कि ये सिर्फ आपकी दुनियावी कार्रवाइयाँ वारदातें नहीं हैं। याद रखिए इसमें अल्लाह की हुदूद भी शामिल हैं। तो अगर आप उनके साथ छेड़खानी करते हैं और कोई जानते बूझते उसमें कोई बेईमानी मारते हैं तो फिर याद रखिए कि अल्लाह की शरीयत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो भी इसमें फ़रीक है। लेकिन ये खौफ खुदा भी खान साहब आप उनको दिला रहे हैं जो तो खुद खुदा बने बैठे हैं, तो उनको कहाँ इस वक्त खुदा याद है, उनको तो बस ये पता है कि वो खुद ही खुदा हैं। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल है और सोचा जाए तो बड़ी गहरी बात है। इस तरह के मामलात में बड़ी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं और मालूम नहीं होता कि अल्लाह ताला किस बात पे आपकी पकड़ कर ले। खौफ आता है कि उसके मामलात में किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो जाए, लेकिन यहाँ पर खौफ किसी को नहीं आ रहा। आज के केस में इमरान खान साहब ने एक बहुत अहम ख़बर की तस्दीक की है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। मुख्तलिफ सहाफ़ी जो बेचारे 14 घंटे से अंदर फंसे हुए थे, जब वो बाहर निकले हैं तो उन्होंने कुछ अहम ख़बरें दी हैं। एक तो जी उन्होंने बताया है कि खान साहब ने भी तस्दीक कर दी है डील्स की ऑफ़र की।
اور بشرا بی بی صاحبہ جو کل بات کر رہی تھیں کہ انہیں پیغام دیے گئے، انڈائریکٹلی ان سے رابطے کیے گئے اور خان صاحب کے لیے میسج انہیں دیے گئے تھے، تو وہ ساری باتیں اب خان صاحب نے بھی ان کی تصدیق کر دی ہے کہ بالکل ایسا تھا، انہیں ڈیلز آفر کی گئی تھی، اور ڈیل کی جو بات تھی، اس کی جو ٹائمنگ تھی، وہ بھی کوئی ریسنٹ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں خان صاحب یہ بتاتے ہیں کہ جب اٹک جیل میں کچھ عرصہ وہ رہے تو اس کے بعد یہ کوشش کی گئی تھی کہ انہیں ڈیل کے لیے آفر دی جائے، اور اس میں پھر ان سے یہ کہا گیا تھا کہ 3 سال تک آپ خاموش رہیں اور اس کے بعد پھر بھلے دیکھیں گے کہ آپ حکومت میں بھی چاہے آ جائیں، لیکن 3 سال تک آپ بالکل خاموش ہو کر کنارہ کش ہو جائیں سیاست سے۔ تو یہ والی بات تو پھر جو ہے وہ کل بشرا بی بی صاحبہ بتا چکی تھی، اور آلموسٹ یہ پہلے بہت سارے سینئر صحافی بھی بتا چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تو بہت بار بار کہا جا رہا ہے کہ کبھی کہا جاتا ہے آپ باہر چلے جائیں یا بالکل خاموش ہو کر سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، اس طرح کی چیزیں، تو یہ بار بار انہیں کہا جا رہا ہے کہ اس کے بدلے پھر آپ کے جو معاملات ہیں وہ تھوڑے بہتر ہو سکتے ہیں، سختی کم ہو سکتی ہے، پی ٹی آئی کو بھی بطور جماعت تھوڑا بہت سپیس مل سکتا ہے، اور آپ کے کیسز کے حوالے سے بھی کچھ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں انہیں آفر اس وقت کی گئی تھی۔ تو اب اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کیسز وغیرہ کیا حیثیت رکھتے ہیں پھر، اگر یہ کیسز میں جان ہوتی تو کون آفرز کر رہا ہوتا، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر ان کو یہ یقین ہوتا کہ یہ دھاندلی کر کے جیت جائیں گے تو پھر کون یہ آفرز کر رہا ہوتا؟ تو یہ آفرز جو کی جا رہی ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ پتہ ہے کہ یہ کیسز قانونی طور پر کہیں سٹینڈ نہیں کر رہے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت ووٹ اور سپورٹ جو پاکستان تحریک انصاف کے آن گراؤنڈ ہے وہ برقرار ہے۔ اب وہ اس میں رکھنا ڈالنے کے لیے بہت سارے انہوں نے حربے کر لیے ہیں، اور بہت شاید کچھ حربے کامیاب بھی ہو چکے ہوں، لیکن اگین جو رزلٹ ہے وہ تو آخر میں پھر 8 فروری کو ہی آنا ہے، اس کے لیے علیحدہ بندوبست کریں، لیکن اب انہیں بہت زیادہ ایفرٹس کرنی پڑی ہیں پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے، اور بہت کھل کے کرنی پڑی ہیں، بڑا کھل کے ایکسپوز ہونا پڑا ہے۔ تو یہ سب اسی لیے کرنا پڑا ہے کیونکہ ڈیل نہیں ہو سکی، کیونکہ خان صاحب کا جواب آگے سے یہی تھا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن، دیٹس اٹ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر مجھے لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے میں خود ہی سائڈ پہ ہو جاؤں گا، لیکن اگر آپ فری اینڈ فیئر الیکشن دے سکتے ہیں اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز پہ بات نہیں ہوگی۔ تو یہ جی خان صاحب کا ایک جو معاملہ تھا یہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں جناب کہ ایک اہم خبر یہ بھی آئی ہے کہ اس سارے ہنگام جو آپ کو میں نے آج استعفے کی بھی خبر دی تھی، لاہور ہائی کورٹ کے ایک اہم جج نے جو استعفیٰ دے دیا، تو اس کے بعد آج لاہور ہائی کورٹ بار کی طرف سے بھی تھوڑی سی آواز نکلی ہے، اور میں حیران تھی کہ ججز مستعفی ہو رہے ہیں، پریشر میں کام کر رہے ہیں، ایک طرح سے یرغمال بنے ہوئے ہیں بیچارے، جس طرح سے انہیں اڈیالہ جیل میں قید کیا ہوا ہے ججوں کو۔ تو یہ ساری صورتحال کے اوپر آپ دیکھیے کہ وکلا کس قدر بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، سوئی پڑی ہیں وکلا تنظیمیں، یہ کر کیا رہے ہیں؟ کوئی تھوڑی بہت مذمت ہی کر دو اللہ کے بندو، کوئی تھوڑی سی اپنے ادارے کے لیے، اپنے ججز کے لیے کوئی تھوڑے سے تو کم از کم اپنی یکجہتی کا اظہار کر دیں، لیکن ایسے جیسے سب سن بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو آج لاہور ہائی کورٹ بار کی طرف سے نہ صرف یہ کہ یہ سارے معاملات جس طرح سے آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے اس کو کنڈیم کیا گیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طرح کے حالات ہیں ایسے ماحول میں جب ججز کو کھل کر اور آزادانہ فیصلے کرنے کی بالکل کوئی اجازت نہیں ہے، بلکہ ان کو اس کا ایک خوف و ہراس ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ بھی جسٹس شاہد کی طرح، جسٹس شاہد ہی نام تھا، جسٹس شاہد جمیل کی طرح وہ بھی مستعفی ہو جائیں۔ تو یہ ہائی کورٹ بار کی طرف سے مطالبہ بھی کیا گیا، یعنی مشورہ دیا گیا کہ تمام ججز مستعفی ہو جائیں۔ ویسے یہ مشورہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کام نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیں، اگر آپ پریشر میں ہیں تو نہ آپ لیں، لیکن میرے خیال سے یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ اس طرح جب آپ جگہ چھوڑتے ہیں تو وہاں پر وہ پھر آپ کی جگہ ان لوگوں کو بھرتی کر لیتے ہیں جو انہی کے بندے ہوتے ہیں، تو انہیں تو موقع مل جاتا ہے کہ اچھا ہوا بھائی جو بندہ تھوڑی بہت ریزسٹنس شو بھی کر رہا تھا اس کی جگہ بھی ہم اپنے ہی بندے پلانٹ کر لیتے ہیں۔ یا تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ پھر ون ٹو آل سارے ہی مل کے اگر استعفیٰ دیتے ہیں تو پھر تو ایک بحران کریٹ ہوتا ہے اور کام آپ کا رک جاتا ہے، یعنی عملاً عدالتیں ساری اگر مفلوج ہو جائیں، تمام ہائی کورٹس بما سپریم کورٹ، تو پھر تو کوئی فرق پڑتا ہے کہ جناب ایک دم سب نے استعفیٰ دے دیا تو اٹس اے سیریس تھنگ، ایک بحران ہو جائے گا آئینی۔ لیکن اگر آپ نے ایک آدھ کسی بیچارے نے استعفیٰ دے دیا تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک آواز ہوگی کہ دیکھیے جی ججز جو ہیں وہ قید ہیں، آزادانہ فیصلے نہیں کر پا رہے، پریشر میں ہیں، لیکن اس کے بدلے ہوگا کیا؟ پریکٹیکلی اس کا فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ اس کی جگہ کوئی اور ان کا حامی جج جو مافیا کا پورا
सेफ गार्ड करेगा मफादात को, ऐसा कोई जज आ जाएगा तो उसका उल्टा नुकसान होगा। तो जितना रह के सिस्टम में आप रेजिस्ट कर सकते हैं वो ज़रूर करें, हिम्मत से करें और कर सकते हैं। देखिए अगर बहुत सारे और जजेस कर सकते हैं, पेशावर के जजेस कर सकते हैं, उनकी किसी ने कौन सी टांग तोड़ ली, अल्लाह ना करे, या क्या किसी ने बिगाड़ लिया है, तो थोड़ी सी करेज का मुजाहरा करना पड़ता है। इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब बैठे हुए हैं, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं जो काफ़ी बेहतर फैसले करते हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे जजेस हैं, वो भी फेस कर रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन डटे हुए हैं। तो या तो सब मिलकर डट जाएं और या फिर सब थ्रू आउट इस्तीफ़ा दें, ताकि एक फिर कंबाइन जब आवाज़ जाएगी तो उसका फिर एक आईनी बहरान भी बनेगा और पता लगेगा कि यार ये हुआ है, अदलिया ने किसी बात के ऊपर रेजिस्ट किया है। अदरवाइज इक्का दुक्का तो फिर वो बेचारे बस अपनी ही नौकरी खोते हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं होता। तो बहरहाल जी, कम से कम वकला को थोड़ी होश आई है कि इसके ऊपर बात करनी है, ये भी खुश आइंद है। अब मैं आपको बता दूं दूसरी तरफ हो क्या रहा है। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि जनाब PMLN जो है वो जलसे कर रही है। आज फैसलाबाद में बड़ा मायूस कुन जलसा था उनका, सॉरी टू से धोबी घाट में बहुत कम लोग थे। अगर आप उसको कंपेयर करें जो PMLN के जलसे के साथ PTI के जलसे को, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या सूरत हाल थी, और लोग बहुत खुले खुले खड़े हुए थे, तो उस तरह बड़ा क्राउड नहीं था जैसे होना चाहिए। बाकी मैं सच बताऊं तो PMLN की तकरीरों से बहुत मायूस हूँ। मतलब हर जगह जाकर वही राग अलाप रहे, मोटरवे बना देंगे, यानी इन लोगों की सोच सड़कों से आगे जाती नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि मोटरवे नहीं बनानी चाहिए, ये सड़कें ज़रूरी नहीं है, सर्टेनली ज़रूरी है, अब ज़रूर होना चाहिए, लेकिन भाई इससे आगे का सोचो। मतलब आप अपने घर में बैठे हैं और आपके पास खाने को नहीं है, आपके पास गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं हैं, तो आपने उन सड़कों का, उन मोटरवेज का अचार डालना है जिसके ऊपर आप गाड़ी या मोटरसाइकिल चला ही नहीं सकते, क्योंकि आपका पेट्रोल इतना महंगा है जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। यानी गाड़ी आप खरीद नहीं सकते, अब अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो आप उसका सड़कों का क्या करेंगे। सड़कें बहुत ज़रूरी हैं, मोटरवेज बहुत ज़रूरी हैं, ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले आप बेसिक नेसेसिटीज़ जो है वो पूरी करते हैं घर में। अगर आपके बच्चे बीमार हैं तो आपकी तरजीह ये नहीं होगी कि बाहर सड़क अच्छी है या नहीं अच्छी, आपकी तरजीह ये होगी कि आपके बच्चे को सस्ती दवाई मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो आपको ये कोई परेशानी नहीं है कि बाहर की सड़क मोटरवे बनी हुई है या नहीं बनी हुई, आपको ये परेशानी होगी कि यार फीस मेरे लिए अफोर्डेबल हो, जहाँ मैं बच्चे को मयारी तालीम दिलवा सकूँ। आपके लिए ये बात इंपॉर्टेंट होगी कि आपके घर में खाने पीने का राशन जो है आपकी अफोर्डेबल है, आपके लिए आप बिजली का बिल दे सकते हैं, आपके घर पर साफ पानी मैसर है। ये बेसिक नेसेसिटीज़ है, पहले आप ये तो पूरी कर दें। जहाँ जाते हैं ऐलान मोटरवे दे देंगे जी, मोटरवे, मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन, बस शो वाली चीज़ें जो आप गिनवा सकें, जो आप दिखवा सकें कि ये हैं जी प्रोजेक्ट्स हमारे, शो बना लें, शो शो शो। पूरा फैमिली का एक ही प्रॉब्लम है, बस शो मारनी है इन्होंने, महंगे मलबूसात से शो मारनी है इन्होंने, पूरे वो बच्चों के साथ ज़बरदस्ती प्यार कर करके वीडियोस बनवा के शो मारनी है इन्होंने, मेट्रो दिखा के, ऑरेंज लाइन दिखा के शो मारनी है बस इन्होंने। तो ये इनकी सिर्फ टोटल जो एक कैपेबिलिटी है वो ये है, सड़कें बनवा दो और बता दो जी बड़ी तरक्की हो गई। तरक्की ये नहीं होती सिर्फ कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, आपका जब तक ह्यूमन रिसोर्स जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, जब तक वो तरक्की नहीं करा तब तक आपकी तरक्की कंसीडर नहीं होगी। भाई कानून नाम की आपके मुल्क में चीज़ नहीं है, आपके पास इस्लाहात, आपने किस चीज़ की इस्लाहात, कहीं आप देख रहे हैं जलसे में कोई इस्लाहात की बात की हो, कोई बेसिक बात की हो कि जी हम ये फंडामेंटल किस्म के स्ट्रक्चर्स में चेंजेस लाने वाले हैं, या ये हमारी बेसिक नीड्स हैं, या खारजा उमूर पे हमारे ये चैलेंजेस हैं, हम ये करने जा रहे हैं, कोई आपने विजनरी बात सुनी हो। ये जो मोहतरमा जिनको वज़ीर आला बनाने के दर पे बैठे हुए हैं, इनकी तो सीरियस ग्रूमिंग की ज़रूरत है। इस खातून को तो सिवाय इसके मेरा बाप कंधे को जनाजा नहीं दे सका, हाय हाय हाय, अपने रोने पीटने के अलावा, और उसके बाद इमरान खान को बुरा भला कहने के अलावा, इन दो बातों के अलावा इस खातून के पास तीसरी बात ही कोई नहीं है कहने के लिए, और बनने चली हैं वज़ीर आला। कोई विजन नहीं है, कोई, मैंने इनके मुंह से कभी ऐसी इंप्रेसिव पढ़ी लिखी बात नहीं देखी कि बंदा कहे कि हाँ यार ये इन्होंने कोई मेरे नॉलेज में आज इजाफा किया है, ये कोई ऐसी बात की है। और आज पर्चियाँ लेके आए, चलो पर्चियों को मैं बुरा नहीं मानती, आप तकरीर देख के भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हर कोई फिलबदी तकरीर करने का एक्सपर्ट हो, लेकिन जिस तरीके से उसको छुपा रहे हैं, अजीब व गरीब अंदाज है। भाई आपके पास है पर्ची, आप देख के पढ़ लें, इसमें कौन सी ऐसी बात है। हर काम अजीब व गरीब अंदाज से ये और फैब्रिकेटेड और यानी आर्टिफिशियल अंदाज से करते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता आपकी क्या रीडिंग है, लेकिन
सीरियसली बहुत बहुत ज़्यादा इनके अंदर मुझे तो नज़र आता है कि एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स है। और इनकी तकारीर आप सुन लें, इतनी मायूसी होती है कि कोई बात ही नहीं होती कि बंदा आपके हेडलाइन भी बनाने लगे। तो क्या हेडलाइन बनाए आप इनकी तकरीरों की? मेट्रो 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 मोटरवे, यही कुछ है इनके पास। तो बहरहाल जी, कौम को मुबारक हो अगर ये लोग तशरीफ़ ला रहे हैं दोबारा, तो फिर आपकी मोटरवे बनेंगी और इनके कमीशंस बनेंगे, यही होगा। इसके अलावा तो जो सूरत हाल है, और वो जो कर्जा ले लेकर ये बनाएंगे मोटरवेज, उनके जो सूद हैं और वो जो कर्जे हैं वो फिर इसी कौम के जो बिल्स हैं उनके ज़रिए पूरे किए जा रहे होंगे। इन्हीं के खून निचोड़ के जो है वो वापसी हो रही होगी। इन्होंने कौन सा अपने पल्ले से कोई पैसा वापस करना है? तो और दिखाने के लिए वावा भी करवा लेंगे कि देखें जी हमने बड़े प्रोजेक्ट्स बना दिए। तो ये है इनकी टोटल इकोनॉमिक पॉलिसी। बहरहाल लास्टली जी, मुर्तज़ा सुलंगी साहब जो हैं, इन्होंने अपना खुद ही F14 में एक प्लॉट भी निकाल लिया है सहाफ़ियों के कोटे में। और जो है मतलब जो इतनी ज़बरदस्त किस्म की खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उसके बाद इतना तो कम अज़ कम बनता ही था। लेकिन मैं यही सोच रही थी कि चलें कुछ आप जब निगरान वज़ीर इत्तलात के ओहदे से हट जाएँ तो कुछ अरसे बाद जाके पता चलता है कि हाँ जी आपको कोई ख़ास ओहदा मिल गया या कुछ आपकी इस तरह की चीज़ें। मतलब आप खुद बैठे हुए हैं, आप कैसे ही अपने साथ कर सकते हैं कि जी ये लॉट कर रहा हूँ मैं खुद को अपने नाम पे। अजीब सूरत हाल है। और ये सब करते हुए हम लोगों को कोई शर्म नहीं आती है, बहैसियत वज़ीर भी, बहैसियत जर्नलिस्ट भी, कि हम कौन लोग हैं। यानी आप वज़ीर बने हुए हैं और आप जर्नलिस्ट के कोटे से जो है वो अपने नाम प्लॉट भी कर लें। भाई कम से कम जब आपकी वजारत ख़त्म हो जाए तब आप ये कर लें, अगर आपने करना ही है। अपने आप को खुद ही अलॉट कर दिया। सुभान अल्लाह। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।